जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाए तो वस्तु की जो गति होती है उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यही सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों? जब किसी वस्तु को पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाए तो वस्तु की जो गति होगी उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, पृथ्वी को वस्तु से फेंका जा रहा है, वस्तु को पृथ्वी से फेंका जा रहा है, तो पृथ्वी को अपन एक्स अक्ष लिखते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊपर फेंका जा रहा है आकाश में या हवा वाले भाग को अपन वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और यहाँ से पृथ्वी से यहाँ से कुछ कोण बनाते हुए अपन किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे, किसी वस्तु को यूं फेंक के देखना तो वो इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से। तो इसको अपन प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मान लेते हैं उसको किस वेग से फेंक रहे हैं? यू वेग से। किससे फेंक रहे हैं? यू वेक्टर से। तो यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों? इक्वल टू यू। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। जब जब अपन ऊपर आकाश की बात करेंगे तब तब वाई अक्ष कहेंगे, और वाई अक्ष का दूसरा नाम ऊर्ध्व अक्ष है या ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। और पृथ्वी की जब जब बात करेंगे तब तब अपन एक्स अक्ष की बात करेंगे। प्रक्षेप्य जो गति है उसकी परिभाषा सरल तो आपको बताई। इसके 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो चारों पांचों सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, उड्डयन काल का सूत्र ज्ञात कीजिए और क्षैतिज परास का सूत्र ज्ञात कीजिए। और ये परीक्षा में लगभग फाइनल परीक्षा में भी आते ही है। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य गति को पूरा समझ ले, फिर एक एक करके अपन समझेंगे। तो अभी अपन ने बताया कि किसी वस्तु को ये पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाए तो वस्तु की जो गति होती है उसे अपन प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये इस तरीके की गति होगी, इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अच्छा, जरा 2-3 बातें क्लियर कर लेते हैं। किसी वस्तु को या पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो पत्थर क्या होता है? ऊपर जैसे जैसे जाता है, जैसे जैसे जाता है वैसे वेग उसका कम होता जाता है। पत्थर ऊपर जाता है वैसे वैसे वेग कम होता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसका वेग यहाँ ऊपर जाना बंद हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। फिर उसके बाद वापस नीचे आना शुरू करता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ तो यस सर लिखिए। जब अपन किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, वेग कम होते होते एक समय ऐसा आता है जब वो ऊपर जाना बंद होता है, ऊपर नहीं जाता, फिर वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। मतलब उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। अच्छा, वेग ऊपर फेंका है, अपन ने फेंका है, पत्थर ऊपर जा रहा है, वेग कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम कम क्यों हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कम हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल उस पत्थर को नीचे खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण उस पत्थर को नीचे खींच रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अलग अलग है। एक तो होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अभी अपन त्वरण की बात कर रहे हैं, त्वरण की बात कर रहे हैं। और किसके लिए ये त्वरण? कहाँ आ रहा है? वेग में परिवर्तन कहाँ हो रहा है? हवा में हो रहा है, आकाश वाले में हो रहा है, वाई अक्ष पे हो रहा है। तो ये ए वाई। अपन क्या कह रहे हैं? वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग में कमी आ रही है। कमी आए तो उसको माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस। और अगर वेग बढ़े तो उसको प्लस लिखेंगे। वेग अगर बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, वेग अगर कम होगा तो माइनस होगा। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ए वाई की जगह पे अपन लिखेंगे -g। क्लियर? अच्छा, यही त्वरण की बात अगर मैं एक्स अक्ष के लिए करूं, एक्स अक्ष का कोई लेना देना है क्या भाई? आकाश में बात हो रहा है, पत्थर तो आकाश में जा रहा है ना, तो पृथ्वी के लिए तो कोई काम ही नहीं है। तो पृथ्वी के सापेक्ष इसका त्वरण क्या हो गया? या एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका त्वरण क्या हो गया है? ax = 0। एक और बात समझाता हूं। जब पत्थर को अपन ने फेंका, किसी वस्तु को ऊपर फेंका, ऊपर जाते जाते आकाश में जा रहा है, मतलब वाई अक्ष की बात हो रही है। टॉप
ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका ऊपर जाना बंद हो जाएगा। ऊपर जाना बंद हुआ मतलब वेग कितना हो गया, 0। तो ये वेग, अंतिम वेग v किसके लिए, y के लिए कितना हो गया, 0। तो यहां क्या लिखूंगा, अंतिम वेग इज इक्वल टू v। ये दोस्तों बात समझ में आ गई। अच्छा, क्षैतिज के लिए, क्षैतिज अक्ष के लिए ये मैं मान लेता हूं, इसका जो वेग का जो क्षैतिज घटक, वेग का जो क्षैतिज घटक है वो ux मान लेते हैं, ये ओ मूल बिंदु, और क्षैतिज का जो ऊर्ध्व अक्ष है उसको मैं uy मान लेता हूं। आप कहेंगे सर क्यों मान रहे हैं, अरे भाई मान ज्ञात कर लेंगे इसका, ये माना है ना ux, तो ux का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे वापस। कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे भाई, ये मैंने ux का वैल्यू ज्ञात करना है तो इस y अक्ष के समांतर एक रेखा खींची, समांतर जैसे लाइन खींची तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और थीटा के जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने को ज्ञात क्या करना है, आधार ux ज्ञात करना है, मतलब आधार ज्ञात करना है, और क्या दे रखा है, कर्ण, और अपन फॉर्मूला जानते हैं लाल बटेवा कक्का। पहले वाला क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण साइन थीटा, दूसरे वाला आधार बटेवा कर्ण कोस थीटा, तीसरे वाला लंब बटेवा आधार टेन थीटा। ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, अभी मेरे को क्या ज्ञात करना है, आधार क्या दे रखा है, कर्ण, और आधार बटेवा कर्ण क्या होता है, पहला साइन थीटा दूसरा कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। आधार को अपन ने क्या लिख लिखा है, ux, कर्ण का वैल्यू क्या है, u वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो भाई ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, ये ux इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, u कोस थीटा। तो ux इज इक्वल टू u कोस थीटा। आपने जो रट रखा है भाई साहब कि वेग का क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू u कोस थीटा होता है, आपने ये रट रखा है, तो उसको नहीं रटना है, ये इस तरीके से होता है, समझे। ux इज इक्वल टू क्या होता है, u कोस थीटा, और केवल यू नहीं रखना है कि किसी का भी क्षैतिज घटक कोस थीटा होता है, आगे चलते ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। ऐसे अगर याद करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो बोले हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बड़ा अच्छा बता दिया, ये कैसे याद करेंगे भैया, ये ज्ञात करने के लिए इसके समांतर ये लाइन खींची। अब ये ज्ञात करना है तो इसके समांतर लाइन खींचनी पड़ेगी, तो इसके समांतर ये लाइन खींची मैंने, ये रही। तो भैया यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जेड, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। अब की बार अपने को क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, कर्ण, लंब ज्ञात करना है, दे रखा है कर्ण, लंब बटेवा कर्ण बराबर साइन थीटा, और लंब को क्या लिखते हैं, यू वाई, कर्ण का वैल्यू कितना है, u इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यू वाई इज इक्वल टू, भाग में है तो गुणे में u साइन थीटा। तो यहां पे भी जो आपने रट रखा है दोस्तों, वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होता है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। आपने जो रट रखा वो रटना नहीं है, ये यू वाई इज इक्वल टू क्या है, आपने यू साइन थीटा। ठीक बात है, यहां तक क्लियर। अब मैं ये मिटा देता हूं, आपका डायग्राम हो गया है कंप्लीट। फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये साइड में आप लिख सकते हैं, और अगर मज़ा नहीं आया है तो एक बार और रिवर्स करके देखें। मज़े का मतलब एकदम क्लियर कट दिमाग में नहीं उतरा है तो वापस देख लेंगे बार और, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। आपको लगेगा कि वास्तव में हम कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही था कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाए तो वस्तु की जो गति होती है उसे ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये इसकी परिभाषा में लिखना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ए पॉइंट, क्या पढ़ा, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। क्या पढ़ा था दोस्तों, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। फिर अपन ने पढ़ा
प्यारे बच्चों, ऊंचाई का सूत्र क्या पढ़ा था? ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई का सूत्र। फिर अब अपन ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज्ञात करें? उड्डयन काल। उड्डयन काल। तो भैया ये उड्डयन काल क्या होता है? तो उड्डयन काल होता है दोस्तों, किस वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पर आने में लगा कुल समय उड्डयन काल कहलाता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए ऊपर फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी को पुनः पृथ्वी पर आने में, वस्तु को पुनः पृथ्वी पर आने में जितना समय लगता है उसे अपन उड्डयन काल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को यहाँ से फेंका गया है दोस्तों, वो यूं होके वापस यहाँ पृथ्वी पर पहुँचने में जितना समय लगता है उसको अपन उड्डयन काल कहते हैं। भैया अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ से वस्तु को यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में जितना समय लगेगा उतना को उतना, यहाँ पहुँचने में जितना समय लगेगा उतना को उतना तो वापस आने में समय लगेगा। दोनों को जोड़ देंगे ना यार। तो पहले अधिकतम ऊंचाई में पहुँचने में जितना समय लगा है वो ज्ञात कर लेते हैं और उसको 2 से गुणा कर देंगे, कुल समय आ जाएगा। भैया कैसे? अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है दोस्तों? इसमें आ रहा है एक तो प्रारंभिक वेग u, फिर अंतिम वेग v भी आ रहा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच रहा है ये। फिर उसके बाद समय भी आ रहा है, समय के साथ u से v और समय के साथ वेग में परिवर्तन हुआ है तो त्वरण भी आ रहा है। भैया तीनों कौन से समीकरण में? गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण और आकाश की बात हो रही है मतलब y अक्ष के लिए गति का प्रथम समीकरण। तो लिख देते हैं y अक्ष या ऊर्ध्व अक्ष, y अक्ष के लिए गति का प्रथम समीकरण। कोई दिक्कत है क्या भैया? ठीक है, तो क्या होता है? v इजिकल टू u प्लस ए टी। वाई अक्ष के लिए लिखना है तो वी वाई यू वाई ए वाई। वी वाई का वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। यू वाई का वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा प्लस ए वाई का वैल्यू क्या है? -g और t। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो u साइन थीटा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, -g और ये t। -gt को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है। शाबाश। gt इजिकल टू u साइन थीटा। ये लो t ज्ञात करना है ना अपने को, ये लो t ज्ञात कर लो। समय ज्ञात करना है ना भाई, अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय क्या आ जाएगा? u साइन थीटा बटेवा, ये गुणे में है तो ये भाग में। भैया इस कोष्टक के नीचे यूं भी लिख सकते हो, अधिकतम ऊंचाई, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए प्रक्षेप गति में किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगता है तो ये सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने को तो उड्डयन काल का ज्ञात करना है तो कुल समय यहाँ लिख देंगे। वस्तु को पुनः पृथ्वी पर आने में लगा कुल समय कैपिटल T लिखेंगे इजिकल टू इसका डबल, भाई जितना जाने में लगा उतना आने में लगेगा तो 2t। तो अपना आंसर T इजिकल टू 2u साइन थीटा बटेवा g। ये है आपके उड्डयन काल का सूत्र भैया। किसका सूत्र है? उड्डयन काल का सूत्र। कोई दिक्कत है? ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लास्ट और बचा है, कौन सा बचा है दोस्तों? अपने पास क्षैतिज परास का, और जो अपन ने ए बी सी और चौथा जो है डी वो पढ़ेंगे। इनमें से परीक्षा में 100% आना तय है, हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, हर एक बार एक क्वेश्चन आएगा। टेस्ट में तो आता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।